सबसे पहले बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। आज बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार से रविवार तक के लिए अलर्ट जारी किया है। यानी कि इस वीकेंड पर उत्तराखंड में कई इलाकों में बारिश और तेज बारिश देखने को मिल सकती है। आंधी तूफान का सामना भी करना पड़ सकता है। आंधी तूफान और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर सभी जिलों को चौकन्ना कर दिया गया है। प्रशासन को अलर्ट किया गया है। 18 अप्रैल को ज्यादातर गढ़वाल के इलाकों में बारिश होगी, जबकि कुमाऊं में, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। लेकिन 19 तारीख को यानी कि कल पूरे राज्य में ही बारिश और आंधी का अलर्ट है। सभी जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, जबकि 20 अप्रैल यानी कि रविवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आज से 3 दिन का ये अलर्ट है। देर शाम से ही प्रदेश में कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया है। देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन के हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। जब आप 19 तारीख को जाएंगे तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी। तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज़ का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। भारती सकलानी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। भारती, जो अलर्ट जारी किया गया है तो इसके मद्देनजर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले? प्रशासन की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं? अलर्ट जारी कर दिए गए हैं सभी डिपार्टमेंट्स को, खास तौर पर चारधाम रूटों पर या हिली एरियाज में जो लोग भी जा रहे हैं। देखिए वीकेंड है, छुट्टियों का भी टाइम है और इस वजह से लोग जो है वो उत्तराखंड का रुख करते हैं। इसीलिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है उन लोगों के लिए जो लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं कि थोड़ा सतर्क रहें, जरूरत ना हो तो पहाड़ों का रुख ना करें, क्योंकि 3 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तेज आंधी आने की भी कई जगह पर संभावनाएं हैं, ऐसा भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है। और आज दोपहर बाद इसका असर 11 जिलों में खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि देखने को मिल सकता है। खासतौर पर जो गढ़वाल के जिले हैं वहां पर तेज बारिश आंधी की संभावनाएं जताई गई हैं। जी, इस बीच अच्छी बात तो यह है कि ये वीकेंड है, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शुक्रवार को छुट्टी है और शनिवार रविवार को छुट्टी रहती ही है। तो ऐसे में बच्चों की संख्या या ऑफिस आने जाने वालों की मजबूरी नहीं होगी घर से बाहर निकलने की। लेकिन किसानों के मद्देनजर, खेती के मद्देनजर ये बारिश कैसी है? इसे नुकसान वाला बताया जाएगा या इससे फायदा होगा? नुकसान वाला ही बताया जा रहा है, क्योंकि जो बौर है, चाहे हम आम की बात कर लें, लीची की बात कर लें, उनमें जो है वो बौर आ चुकी हैं। और जब ये तेज आंधी तूफान आएगा तो उन बौर पर, उन फसलों पर जाहिर तौर पर असर होगा। गेहूं की फसल भी कटने वाली है, इसलिए वो भी खराब हो सकती है। किसानों के लिए देखिए ये संकट वाली स्थिति हो सकती है, नुकसान हो सकता है। और अप्रैल के महीने में आप अमूमन देखेंगे कि इस तरह का मौसम बना रहता है। जिस तरीके से मेरी मौसम वैज्ञानिकों से बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या रीजन रहते हैं, क्या इससे पहले भी ऐसा देखने को मिला है, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो प्रदेश में एंटर करता है, जिस वजह से इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। बिल्कुल, और अप्रैल के महीने में बारिश होती है, लेकिन इस तरह की बारिश, इस तरह की ओलावृष्टि जिससे फसलों को नुकसान हो, इस बार देखने को मिल रही है। धन्यवाद आपका भारतीय, पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस वीकेंड उत्तराखंड में झमाझम बारिश होने वाली है। आज शाम से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और ऐसे में जो लोग इस लॉन्ग वीकेंड पर उत्तराखंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी सचेत रहें। पिछली पालिका बोर्ड सवालों के घेरे में रही और अब भी पालिका में वाहन पास बनाने का खुला खेल चल रहा है। पालिका में अधिकारियों और नेताओं के साठगांठ से उन वाहनों के पास जारी किए गए हैं जो नैनीताल शहर में प्रतिबंधित हैं। हद तो तब हो गई जब सिर्फ नैनीताल शहर के लोगों के लिए बनाए जाने थे ये पास। वो अल्मोड़ा, बागेश्वर, काशीपुर, चंपावत समेत अन्य जिलों की टैक्सियों के लिए भी जारी कर दिए गए। दरअसल नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान अन्य जिलों के वाहनों को शहर से बाहर खड़ा किया जाना है, लेकिन नैनीताल शहर में ही ऐसे वाहन खूब दौड़ रहे हैं जिनके पास भी अंडर टेबल बनाए जा रहे हैं।
यानी कि जिस उद्देश्य से पास जारी किया जा रहा था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उद्देश्य ये कि नैनीताल में सिर्फ नैनीताल की ही गाड़ियां प्रवेश करें, जबकि बाकी जिलों की गाड़ियां नैनीताल के बाहर पार्क की जाएं। लेकिन अब ये पास उन गाड़ियों के लिए भी जारी कर दिया जा रहा है जो कि बाहरी जिलों के हैं, और ऐसे में जो उद्देश्य है इस पास को जारी किए जाने का वो पूरा नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जो समस्या है नैनीताल की वो यही है कि गाड़ियों का बोझ बहुत ज्यादा है, खासकर जब सैलानी आते हैं उस दौरान जाम में फंस जाता है नैनीताल। तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही है और उसकी एक ही वजह है करप्शन, लापरवाही। जब पार्किंग की बात होती है, पार्किंग एरिया पर एनक्रोचमेंट हो जाता है, निगम वो खाली नहीं करवा पाता, नगर पालिका नहीं काम करवा पाती, और जब पास की व्यवस्था की गई तो वहां भी करप्शन, वहां भी गड़बड़ी। वाकई अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है और उसमें साफ तौर पर जो पालिका है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नियम यह है कि अगर आप नैनीताल जिले के नैनीताल शहर के बाहर के हैं उनके पास नहीं बनाए जा सकते। यानी भवाली, भीमताल, हल्द्वानी या रामनगर के लोगों को भी अगर शहर में एंटर करना है तो उसके लिए आपको चुंगी या टोल टैक्स देना अनिवार्य है। उसके लिए कोई लोकल पास नहीं बनेगा। लेकिन इस बार नगर पालिका ने जो टीवी नंबर हैं जो खास तौर पर नैनीताल में प्रतिबंधित हैं उन गाड़ियों का पास बना दिया गया। जो अन्य जिलों या अन्य राज्यों की गाड़ियां हैं उनको भी उन टैक्सी गाड़ियों का भी ऐसा पास बना दिया गया जो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए थे कि जो 2017 के बाद की टैक्सियां हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा माल रोड पर चलने के लिए, लेकिन वो बेधड़े से चल रही हैं। और इसके अलावा जो पिछली पालिका रही वो इसी तरीके के सवालों के घेरे में रही है, और उसके बाद जो नई पालिका आई है वो भी सवालों के घेरे में आई है। क्योंकि कल जब पर्यटन विभाग की बैठक हुई थी, डीएम ने खुद उस बैठक को लिया था, तो वहां पर जब शिकायतें उठी कि इस तरह की चीजें पालिका के अंदर चल रही हैं तो उसी वक्त एसडीएम को भेजा गया और तमाम जो पार्किंग स्थल है उनमें देखा गया कि क्या इस तरह की जो शिकायतें मिल रही हैं वो सही हैं, क्या ये करप्शन वहां पर भी जारी है। तो एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट तत्काल 10 या 15 मिनट में दी है। उन्होंने कहा है कि हाँ इस तरह का चीजें हुई हैं जो प्रतिबंधित वाहन नैनीताल शहर में चल रहा है, करप्शन का, गड़बड़ी का खुला खेल चल रहा है, मनमानी जमकर हो रही है, लेकिन उस पर लगाम नहीं लगाया जा पा रहा और इसका खामियाजा नैनीताल के लोग भुगत रहे हैं, नैनीताल शहर भुगत रहा है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत पौड़ी के देवप्रयाग के सौर क्षेत्र में टनल निर्माण कार्य के दौरान की गई ब्लास्टिंग के कारण गांव के अनेक घरों में दरारें आ गई। इससे गांव वालों को भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बदले रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL की ओर से मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। उनके वास्तविक नुकसान के अनुपात में उचित मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही सर्वे करने वाली टीम पर भी लापरवाही के आरोप लोग लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे टीम की ओर से ठीक से निरीक्षण तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें मुआवजा मानकों के अनुसार नहीं मिला है। गांव वालों ने चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा तक उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती है तो 1 मई से आंदोलन शुरू करेंगे। टनल निर्माण के दौरान कई घरों में दरार आ गई है, लोग परेशान हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। समस्या ये है कि जो रेलवे का प्रोजेक्ट देवप्रयाग सौर में चल रहा है उससे जो ब्लास्टिंग हुई है उससे हमारे मकान हिले हुए हैं, जिनसे मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं। उनका सर्वेक्षण पे प्रशासन की टीम आई, कब आई क्या आई हमें पता नहीं, और इन्होंने उसका जो मुआवजा तय किया वो ऐसा है कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। मेरे द्वारा भी चेक किया गया उनकी सूची को, कई नाम गलत है। चूंकि नाम गलत है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हम इसमें पुनः गांव में हमारे जो एक्सीएन है उनके माध्यम से पुनः जांच करवाएंगे इसमें, एक गांव की नियत तिथि करते हुए, ताकि लोगों की जानकारी में आए कि किस डेट को वहाँ जांच की जाएगी, और जो हमारे प्रशासन के जो हमारे अधिकारी होंगे संयुक्त रूप से जांच करेंगे और जो सही मुआवजा होगा वो बांटा जाएगा। और इस वक्त कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, यहाँ पर अभी तक जो टनल निर्माण को लेकर लापरवाही सामने आ रही है और अब मुआवजे को लेकर भी ये बात और ये शिकायत आ रही है, तो क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, पौड़ी के जो शॉर्ट गांव हैं देवप्रयाग के पास पड़ता है,
टनल निर्माण का वहाँ पे काम शुरू हुआ था। ब्लास्टिंग की गई थी जिस समय टनल निर्माण किया जा रहा था। ब्लास्टिंग के दौरान कई सारे ऐसे मकान थे जिनमें मोटी मोटी दरारें आ गई थी और यही खामियां जब बरसात के दिनों में लोगों को उठाना पड़ा था, जब लोगों की छत टपकने लगी थी, कईयों के जो दीवारें थी उनमें दरारें और भी मोटी होने लगी थी। इसी तरीके से श्रीनगर में भी हालात देखने को मिले, लेकिन जब श्रीनगर में मुआवजे की बात आई तो वहां पे लोगों को उतना विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन सौड़ गांव जो आज सौड़ का जो क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके से हालात है, लोगों का कहना है कि जितना मुआवजा मिलना चाहिए था वो बेहद कम है। लोगों के 2 मंजिल मकान हैं लेकिन जो मुआवजा है वो बेहद कम दिया जा रहा है। मकानों की रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही है। अब 1 मई से जो चेतावनी दी गई है कि अगर 1 मई तक पूरा मुआवजा ढंग से नहीं दिया जाता है तो वो आंदोलन पर उतरेंगे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मुआवजा सही बांटा गया है, लेकिन नामों में गड़बड़ी की गई है। अगर नामों की गड़बड़ी दोबारा से सुधार ली जाए या सर्वे किया जाए तो सर्वे के आधार पर दोबारा से एक बार मुआवजे की जो तय है वो किया जा सकता है। जी धन्यवाद अनुपम आपका। तो सर्वे फिर से किए जाने की बात हो रही है। कह रहे हैं कि नामों में गड़बड़ी हुई है, मुआवजे में कोई गड़बड़ी नहीं है। इधर बीजेपी का वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे मौजूद। वक्फ कानून पर आयोजित वर्कशॉप को सीएम संबोधित करेंगे। प्रदेश भर से पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। बीजेपी ऑफिस में ये वर्कशॉप होनी है। इधर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें सम्मानित किया। ऊर्जा निगम की समस्याओं का समाधान करने पर सीएम धामी को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने ऊर्जा निगम के काम को सराहा और निगम के कर्मचारियों के काम की तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश को रोशन करने के लिए बारिश और तूफान में भी डट कर काम करते हैं। तार नहीं जोड़ते, केवल बिजली उत्पादन नहीं करते, केवल ट्रांसमिशन नहीं संभालते, बल्कि राज्य के सपनों को भी रोशनी देने का काम करते हैं। आप सभी अपनी ड्यूटी को धर्म मानकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से तीनों निगमों के सभी कार्मिकों को बहुत साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनाने के दिशा में लगातार एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया और इस मौके पर दरअसल विभाग में जो परेशानियां थी कर्मचारियों को, उन परेशानियों को दूर करने में सीएम धामी ने मदद की और कर्मचारियों की बातों को सुना, समाधान निकाला। इसी बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया विभाग की ओर से, कर्मचारियों की ओर से। जहां पर बिजली विभाग की तारीफ की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और कहा कि बारिश हो, तूफान हो, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने में कर्मचारी दिन रात डटे रहते हैं निगम के, और ये बहुत बड़ी बात है। इधर ऋषिकेश के पास गरुड़ चट्टी इलाके में अचानक से राफ्ट पलट गई और इस हादसे में एक सैलानी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि राफ्टिंग शिवपुरी से शुरू हुई थी। जैसे ही राफ्ट गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंची तभी अचानक ही गंगा में पलट गई, जिससे राफ्ट में सवार सभी लोग बहने लगे। गाइड ने एक एक कर सभी सैलानियों को राफ्ट पर चढ़ाया। इस दौरान देहरादून निवासी सागर नेगी बेहोश हो गए थे, जिन्हें किसी तरह गंगा किनारे सड़क तक लाया गया और एम्बुलेंस से ऋषिकेश सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी डूब नहीं है। उसका पत्थर विकासनगर के पचवादून क्षेत्र में एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। बाड़वाला क्षेत्र में एमडीडीए की टीम ने 20 बीघा प्लॉटिंग में बने अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया और दोबारा निर्माण शुरू करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। पहले भी यहां एमडीडीए की टीम ने कार्रवाई की थी, लेकिन फिर से प्लॉटिंग कर दी गई तो फिर एक्शन लेना पड़ा।
न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सरकारी जमीन के विवाद के मामले में अपर सचिव से भिड़ने वाले दारोगा पर कार्रवाई की गई। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद ये एक्शन हुआ है और आरोपी दारोगा हर्ष अरोड़ा को पुलिस लाइन भेजा गया। दारोगा और अपर सचिव के बीच झड़प का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। मामला ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ी जमीन का बताया जा रहा है, जिसमें दारोगा हर्ष अरोड़ा प्रोटोकॉल भूलकर अपर सचिव से भिड़ गए और तीखी बहस का वीडियो वायरल हुआ। हल्द्वानी के चौंसला गांव की डेमोग्राफी अचानक से पिछले 1-2 साल में बदल गई है, लेकिन इस डेमोग्राफिक बदलाव में पटवारी की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। उसके बाद पटवारी को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोग इतने से संतुष्ट नहीं हैं। हल्द्वानी शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर यह है चौंसला गांव। घने जंगल के बीच मौजूद ये गांव अभी तक लोगों की नजरों से दूर रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में डेमोग्राफी बदलाव की ऐसी खबर गांव से निकली कि वो सुर्खियों में आ गया। गांव में अचानक रामपुर, स्वार, मुरादाबाद, बिहार, संभल, अलीगढ़ से ऐसे 70 से ज्यादा मुस्लिम परिवार पहुंच गए, जिन्होंने गांव का नक्शा ही बदल डाला और उन्हें जमीन खरीदने और सरकारी जमीनों में कब्जा करवाने में पटवारी शबनम परवीन ने मदद की। अगर सरकारी भूमि पर कोई फैक्ट्री खड़ी हो गई तो एक कितना बड़ा विषय है, तो इसमें उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो दोषी पाई गई, सस्पेंड दोषी पाने के बाद ही किया, तो उन्हें टर्मिनेट भी किया जाए। क्यों टर्मिनेट किया जाए? क्योंकि आगे से एक नजीर बने, कोई भी आदमी सरकारी भूमि पर कब्जा न होने दे। दरअसल चौंसला गांव में साल 2021 में फैक्ट्री का निर्माण किया गया। इस फैक्ट्री की आड़ में 5,500 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और फिर कई और जमीनों पर लाकर धर्म विशेष के लोग बसने लगे। प्रशासन ने डेमोग्राफी चेंज पर आंखें बंद करने वाली पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनकी पिछली भूमिकाओं की जांच भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पटवारी शबनम परवीन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिछली पोस्टिंग्स के दौरान भी ऐसी ही कोशिश की है। चौंसला में बीच में जांच की गई। जांच में ये संज्ञान में आया कि एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। उस फैक्ट्री के द्वारा 520 स्क्वायर मीटर लैंड, जो गवर्नमेंट लैंड है बंजर श्रेणी की, उस पर कब्जा किया गया है। जांच में ये भी पाया गया कि 2021 में फैक्ट्री बनना शुरू हुई है, 2022 में जाके वो पूर्ण रूप से निर्मित हुई है। तत्समय जो उस क्षेत्र में पटवारी तैनात थी, फतेहपुर पटवारी क्षेत्र है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई, ना ही कोई बेदखली करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई की गई है। हालांकि शबनम परवीन ऐसी पहली पटवारी नहीं जिसने डेमोग्राफी के इस बदलाव पर आंखें बंद की हों या जानकारी अपने आला अधिकारियों से छिपाई हों। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक कई अन्य पटवारी भी हैं जो इस खेल में शामिल रहे। ऐसे में सरकार के रडार पर अब इनके कारनामे भी हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर। एक हफ्ते में 18 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। 6 अस्पताल में एडमिट किए गए हैं सभी। 2 की मौत की खबर आई। डेथ रिकॉर्ड में हालांकि मरीज के नाम नहीं है। दोनों मरीज एक से ज्यादा बीमारी से ग्रसित थे। कोबोरबिट मरीज के चलते डेथ नहीं की रिपोर्ट। इधर रामनगर में कांग्रेस ने नए लग रहे स्मार्ट मीटर का विरोध किया है। यहां शिवलालपुर चुंगी के पास जैसे स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोग पहुंचे, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने स्मार्ट मीटर को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया और चेतावनी दी कि ये मीटर लगाया गया तो फिर विरोध करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि स्मार्ट मीटर की कीमत 25,000 रुपए है और इसकी कीमत जनता से ही वसूली जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। स्मार्ट मीटर के नाम पर एक मीटर जो है जबरदस्ती लोगों के घरों में लगाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम नहीं लगाओगे तुम्हारे बिजली का कनेक्शन काट देंगे। जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट मीटर के नाम पे जो ये मीटर लगाया जा रहा है, इसकी कीमत 25,000 रुपया है, जो भविष्य में लोगों से किस्तों में जो है वसूल की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य समेत सभी व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है। बद्रीनाथ धाम में इस साल बिजली विभाग ने एक अतिरिक्त लाइन भी बिछाई है।
धाम में यात्रा के दौरान बिजली की बड़ी समस्या उत्पन्न होती रहती है, इसलिए नगर क्षेत्र में 11 kVA की अतिरिक्त लाइन बिछाई गई। सड़कों को भी ठीक किया गया है। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। धाम के कपाट 4 मई को खुलने वाले हैं और सभी विभाग युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। जैसे NHIDCL और BRO हाईवे के डामरीकरण और स्लो प्रोटेक्शन वर्क में काफ़ी तेज़ी आई है और काफ़ी काम पूर्ण भी हो गए हैं और आशा है कि 30 अप्रैल तक वो अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे। इस साल केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने केदारनाथ यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए टोकन सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने का फैसला लिया है। पिछले साल केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम का ट्रायल किया गया था, जिसे श्रद्धालुओं ने भी काफी पसंद किया था। इसी टोकन सिस्टम को इस बार बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है ताकि दर्शन व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुविधाजनक हो सके। टोकन सिस्टम के जरिए हर श्रद्धालु को एक निर्धारित समय मिलेगा जब वो दर्शन कर सकेगा। इससे मंदिर परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। इस व्यवस्था से जहां लंबी लंबी लाइनों से निजात मिलेगी, वहीं श्रद्धालु अपने टोकन की बारी तक वो केदारपुरी के अन्य पवित्र स्थलों का भी दर्शन कर सकेंगे, जिसमें शंकराचार्य समाधि स्थल, भैरवनाथ मंदिर, पंच पवित्र कुंड, ऊषा कुंड, वृष कुंड, हंस कुंड, अग्नि कुंड, रेताश कुंड, भीमशिला शामिल है। तमाम जो यात्री होते हैं उनको घंटों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है और अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से अगर केदारनाथ के अंदर दर्शन के लिए चलती है तो बहुत सुविधा यात्रियों को मिलेगी। उसके बीच यात्री अपना गंगा स्नान कर सकता है। तमाम जो अन्य यात्री जो अन्य तीर्थ केदारनाथ में है, भैरवनाथ है, तमाम कहीं मंदिर और कहीं तीर्थ केदारनाथ में और भी है, वहाँ जब तक उसका नंबर टोकन से आता है बाबा केदार के दर्शन के लिए, तब तक वो और दर्शन कर सकते। वहीं धाम में जगह जगह लगाए गए लाउडस्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं को टोकन संबंधी लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिससे किसी को भी कोई असुविधा न हो और बाबा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु अपने नंबर पर दर्शन कर सकेंगे। हमने पिछली बार की जो टोकन सिस्टम था उससे काफ़ी कुछ सीखा है और एडमिनिस्ट्रेशन इस बार थोड़ा सतर्क भी है इसको लेके। हमको पता है क्या कमियां रही हैं पिछली बार, तो लगातार उस पर हमने इस बार काम किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार जो टोकन सिस्टम होगा वो स्मूथ होगा और हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करना आसान होगा। प्रशासन ने भी दावा किया है कि टोकन सिस्टम लागू होने से धाम में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और क्राउड मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी, जिससे न केवल श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे बल्कि केदारपुरी को भी अच्छी तरीके से देख सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा के दौरान इस बार बाहरी प्रदेशों से आने वाले घोड़े खच्चर संचालकों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल की गैर हिंदू के एंट्री को लेकर दिए गए बयान के बाद स्थानीय लोगों ने अब सभी व्यवस्थाओं को संभालने की तैयारी कर दी है। केदारघाटी ट्रेड यूनियन नहीं एक टीम भी गठित कर दी गई, जिसमें घोड़े खच्चरों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। ट्रेड यूनियन द्वारा रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी जनपदों से सभी घोड़े खच्चर स्वामियों से संपर्क किया जा रहा है। ट्रीटमेंट के अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी ने बताया कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले घोड़े खच्चर संचालकों की मनमानी और स्थानीय लोगों के रोजगार को प्रभावित करने की मंशा नहीं चलेगी। इस बार एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए क्षेत्रीय युवाओं को अधिकृत किया है। श्री केदारनाथ पुनर्निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु पुनर्निर्माण सामग्री के साथ साथ में जो केदारनाथ में खाद्यान्न सामग्री का ढुलान होता है, जिसको कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले घोड़े खच्चर संचालक करते थे, लेकिन इस बार अगर बाहरी प्रदेश के घोड़े खच्चर संचालक यहाँ पर आए तो निश्चित तौर पर यात्रा पर जो है घोड़े खच्चरों में संक्रमण की ज्यादा। इधर सर्च इंजन गूगल को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि गूगल ने ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनों का उल्लंघन बताया।
ये मामला अमेरिकी सरकार और 8 राज्यों की तरफ से 2023 में दायर एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल ने डिजिटल एड टेक्नोलॉजी में अपना एकाधिकार बनाने के लिए ऐसी नीतियां बनाई जिससे बाकी कंपनियां इस कंपटीशन से बाहर हो गईं। अमेरिका की कोर्ट ने गूगल को डिजिटल विज्ञापन बाजार में एकाधिकार के लिए दोषी ठहराया। कोर्ट ने माना कि गूगल ने पब्लिशर्स को मजबूर किया कि अगर वो गूगल एड मैनेजर इस्तेमाल करें तो उन्हें गूगल एडेक्स भी लेना ही होगा। इससे गूगल को विज्ञापन की बोली और डिस्प्ले दोनों पर कंट्रोल मिल गया। इससे बाकी कंपनियों को नुकसान हुआ और वे मार्केट से बाहर हो गई। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से इंटरनेट पर विज्ञापन की दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है।